प्यारे बच्चों, क्लास 12th इकोनॉमिक्स वीकली टेस्ट है आप लोग का। ये मेरे द्वारा आंसर तैयार किया गया है। जेसीईआरटी द्वारा आंसर परीक्षा के 1-2 दिन बाद दिया जाता है, जिसको आप क्रोम ब्राउज़र में TRGP82 लिख कर सर्च कीजिएगा तो वहाँ दीपक कुमार लिखा हुआ मिलेगा। उसको आप क्लिक कीजिएगा तो आप इसके PDF फॉर्मेट को भी देख सकते हैं और वो जो आंसर रहेगा वो जेसीईआरटी द्वारा दिया रहेगा। अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले। पहला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो व्यापक अर्थशास्त्र है और जो बड़े पैमाने पर जिसमें अध्ययन होता है वो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। तो पूर्ण रोजगार, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, समग्र मूल्य स्तर, ये तीनों समग्र का अध्ययन है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। दूसरा है, आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक जो है वो J.M. केन्स को माना जाता है। इन्होंने 1936 में किताब लिखा था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तीसरा क्वेश्चन है, पूंजी के भंडार में वृद्धि को कहा जाता है? तो पूंजी हानि, पूंजी निर्माण, यहाँ भी पूंजी निर्माण लिखा हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पूंजी के भंडार में वृद्धि को हम लोग कह सकते हैं कैपिटल गेन, मतलब पूंजी निर्माण। तो यहाँ तो तीसरा का बी हो जाएगा। चौथा है आपका, निम्नलिखित में कौन सा प्रवाह में शामिल है? प्रवाह मतलब जो आय को रोकता नहीं है, आपका जो खर्च है वो किसी का आय बनता है, तो ये सभी प्रवाह में शामिल होते हैं। तो इनकम को हम लोग क्या करते हैं, उपभोग करते हैं या फिर निवेश करते हैं, और इस तरह आय क्या होता है, प्रवाह में आ जाता है। इसलिए तीनों प्रक्रियाएं होती है, इसलिए इसका चौथा का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पांचवा है, निम्नलिखित में से किसके लिए 4 सेक्टर मॉडल में वृत्ताकार प्रवाह की संतुलन स्थिति लागू होती है? मतलब इस किस फॉर्मूला में ये लागू होती है? तो 4 सेक्टर मॉडल मतलब ये पहला है परिवार, दूसरा है फर्म, तीसरा है सरकार और चौथा है विदेशी क्षेत्र। ये 4 सेक्टर मॉडल है और ये इसमें कौन फॉर्मूला लगेगा? तो C+I+G x-m। यहाँ x-m मतलब हो जाएगा आयात माइनस निर्यात, और C उपभोग व्यय हो जाएगा, विनियोग व्यय हो गया, सरकारी व्यय हो गया। तो यहाँ पर आपका जो पांचवा का हो जाएगा वो C हो जाएगा। छठा है, स्थिर पूंजी के उपभोक्ता को क्या कहते हैं? तो इसके उपभोक्ता को हम लोग मूल्य ह्रास कहते हैं। छठा का आपका हो जाएगा बी। सातवां है, राष्ट्रीय आय मापने में कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, तीनों विधि अपनाई जाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आठवां है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में वही क्रियाएं शामिल होती है जो प्रकृति से डायरेक्ट जुड़ी हुई होती है। तो भूमि प्रकृति से जुड़ी है, वन भी जुड़ी हुई है और खनन भी जुड़ी है, तीनों जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय में कौन शामिल नहीं होगा? स्थानांतरण आय, मतलब जो बिना काम का पैसा मिलता है वो स्थानांतरण आय कहलाता है। शेयर और बॉन्ड की बिक्री आय और काले कारोबार से प्राप्त धन, तो ये सभी क्या है, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ बोल रहा है कौन सा राष्ट्रीय आय में शामिल होगा, तो ये तीनों नहीं होने वाले, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। फिर है NDPFC, मतलब कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, GNPMP बराबर जो है आपका क्या हो जाएगा? तो GNPMP में माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आपका बी आंसर हो जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ है एक देश के सभी निवासियों द्वारा एक वर्ष की अवधि में, यहाँ एक वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा, में अर्जित कुल साधन, साधन को हम लोग कारक भी बोल सकते हैं, आय का जोड़ होता है। मतलब साधन आय क्या हो जाएगा? तो भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध का जो आय होता है उसको हम लोग साधन आय कहते हैं। इसका फॉर्मूला है
एन वाई बराबर सिग्मा आई बराबर 1 to n एफ वाई आई, मतलब एन वाई जो है वो राष्ट्रीय आय होगा, नेशनल इनकम, और एफ वाई मतलब हो जाएगा फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मतलब कारक आय बोल सकते हैं या साधन आय, जिसमें मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ है। मजदूरी श्रम को मिलता है, लगान भूमि को मिलता है, ब्याज पूंजी को मिलता है और लाभ साहसी को मिलता है। ये कारक आय कहलाते हैं। तो सभी कारक आय को हम लोग जोड़ देंगे तो वो राष्ट्रीय आय कहलाएगा। और यहाँ एन जो है वो एक देश के सभी समान निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है मिश्रित आय किसे कहते हैं। तो मिश्रित आय का तात्पर्य है श्रम, भूमि, पूंजी और प्रबंध उपयोग करके अपने स्वरोजगार व्यक्तियों की आय, उनके स्वयं के उद्यमिता मतलब उत्पादन के कारक या आय, वेतन, किराया आय और लाभ का मिश्रण है, इसीलिए इसे मिश्रित आय कहा जाता है। कहने मतलब है एक आदमी अपने ही उद्योग में अगर काम करता है तो वहाँ से उसको जो इनकम होता है, उसका इनकम, उसका भूमि का इनकम, उसका किराया, उसका लाभ, वो सब जो जुड़ जाता है वो पता करना मुश्किल हो जाता है, वही मिश्रित आय कहलाती है। अगला क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो एक साइड है व्यष्टि, दूसरा साइड है समष्टि। व्यष्टि में क्या होता है, तो इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे एक फर्म, एक उपभोक्ता आदि की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में पूरी अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर इसकी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है अंतर माइक्रो, मतलब व्यष्टि को हम लोग कहते हैं माइक्रो। यह शब्द ग्रीक शब्द माइक्रोज से बना है जिसका अर्थ होता है छोटा या सूक्ष्म, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में कहते हैं मैक्रो, और यह ग्रीक शब्द मैक्रोज से बना है जिसका अर्थ होता है विशाल अथवा व्यापक। व्यष्टि का मुख्य उपदेश संसाधनों के सर्वोत्तम बंटवारे से होता है, जबकि समष्टि का मुख्य उपदेश संसाधनों के पूर्ण रोजगार व विकास से होता है। चौथा अंतर है इसकी मुख्य समस्या, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या कीमत निर्धारण है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या आय व रोजगार का निर्धारण है। इसका मुख्य उपकरण मांग व पूर्ति है, जबकि इसका मुख्य उपकरण कुल मांग, कुल पूर्ति है। कुल को हम लोग समग्र भी बोल सकते हैं, समग्र मांग व समग्र पूर्ति। व्यष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा को समझना सरल होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा को समझना कठिन होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आवंटन बहुत जरूरी काम होता है, जबकि इसमें आवंटन को स्थिर मान लिया गया है। अगला क्वेश्चन है उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो इधर है आपका उपभोग वस्तु, इधर है पूंजीगत वस्तु। यहाँ माल लिखा हुआ है, यहाँ वस्तु हो जाएगा। अब अर्थ में क्या अंतर है, तो पहला, जो वस्तुएं अंतिम उपभोगकर्ता द्वारा उपभोग के लिए उपभोग की जाती है उन्हें उपभोक्ता वस्तु कहा जाता है। कहने मतलब है कि गेहूं के बाद आटा, आटा के बाद रोटी, रोटी उपभोग कर लिया गया तो अंतिम वस्तु क्या है, रोटी है, तो ये उपभोक्ता वस्तु कहलाएगा। पूंजीगत वस्तु क्या है, तो जिन वस्तुओं का उपयोग उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है उन्हें पूंजीगत वस्तुएं कहा जाता है। जैसे गेहूं का उपभोग करके हम लोग गेहूं को हम लोग बदल दिए आटा में, तो ये गेहूं से आटा बनना, फिर आटा से जब रोटी बनेगा तो ये गेहूं और आटा क्या हो जाएगा, पूंजीगत वस्तु कहलाएगा। फिर है विपणन, तो उपभोक्ता तक व्यवसाय होता है और ये व्यापार से व्यापार होता है, मतलब गेहूं खरीदेगा व्यापारी और गेहूं को बेच देगा मिल वाला को, मिल वाला फिर वो आटा बना के बेच देगा होटल वाला को या घर में देगा और वहाँ से फिर रोटी बन के उपभोक्ता पास जाएगा। तो ये व्यापार से व्यापार होता है, जबकि इसमें उपभोक्ता द्वारा व्यवसाय होता है। उद्देश्य क्या है, तो व्यक्तिगत उपभोग के लिए खरीदा जाता है, जबकि इसमें क्या होता है, अन्य उत्पाद बनाने के लिए खरीदा गया है। मतलब इसमें क्या होगा, उत्पाद के लिए खरीदा, मतलब कच्चे माल के रूप में पूंजीगत वस्तुएं होती है उपभोग, जबकि ये उपभोक्ता द्वारा उपभोग के लिए होती है। क्रेता, तो इसमें उपभोक्ता होता है, जबकि इसमें क्रेता निर्माता होता है। मांग, तो इसमें सीधी मांग होती है, जबकि इसमें व्युत्पन्न मांग होती है। व्युत्पन्न मांग मतलब होता है कि अगर पेन का मांग बढ़ रहा है तब रिफिल का भी मांग बढ़ेगा, या गाड़ी का मांग बढ़ रहा है तो पेट्रोल का भी मांग बढ़ेगा। तो एक का मांग दूसरे मांग को जन्म दे दे, उसी को हम लोग व्युत्पन्न मांग कहते हैं। मूल्य निर्धारण क्या है, तो आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किया जाता है, जबकि इसमें कंपनियों द्वारा किया जाता है। फिर इसके लिए बना है, किसके लिए, तो उपभोक्ता के लिए, अंतिम उपभोग के लिए बना है, जबकि ये अंतिम निवेश के लिए बना रहता है। तो ये मुख्य अंतर है।
अब 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। निम्न कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करें। तो यहाँ मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य दिया हुआ है 250, अप्रत्यक्ष कर 40, निश्चित करों का उपभोग 50 दिया और उत्पादन का मूल्य 700 दिया है। तो यहाँ पर जो है वो आपका थोड़ा क्वेश्चन रॉन्ग टाइप से लग रहा है कि निश्चित करों का उपभोग क्या होता है। ये हमको लग रहा है यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग अगर दो तरीका से अगर हम लोग देख सकते हैं, या तो इसको हम लोग सब्सिडी के रूप में देख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग मूल्य ह्रास के रूप में देख सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होगा उसमें हम लोग को करना क्या है, तो सबसे पहले आपको 750 में 250 को माइनस कर देना होगा। मतलब कि कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए क्या है इसका फॉर्मूला, कि सकल घरेलू उत्पाद बराबर उत्पादन का मूल्य में माइनस करना है मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य को, और उसमें जोड़ देना है अप्रत्यक्ष कर को। और यदि अगर सब्सिडी दिया रहेगा तो माइनस होगा, और अगर यदि यहाँ पर अगर मूल्य ह्रास अगर दिया रहता तो ये प्लस हो जाता। तो यहाँ पर ये निश्चित करों का उपभोग क्या होता है, ये गलती से लिखा गया है या क्या है, ये तो उसका आंसर शीट आने के बाद ही पता चल पाएगा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। फिर भी क्या करना है आपको, कि आपको सकल घरेलू उत्पाद निकालने के लिए उत्पादन का मूल्य को किस में करना है, घटाना है। तो आपको मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य में घटा देना है। मतलब आपको 700 में माइनस कर देना है 250। 250 यहाँ पर है तो माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 450। 450 में आपको अप्रत्यक्ष कर जो है उसको जोड़ देना है। तो अप्रत्यक्ष कर कितना है, 40 है आपका, तो 40 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 490। अब 490, अब ये जो है मामला ये क्या है, अगर हम इसको सब्सिडी मानेंगे तब 490 में 50 माइनस करना होगा। अगर सब्सिडी रहेगा तो 440 बचेगा, और यदि सब्सिडी नहीं है तो आपको 490 में ये 50 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना होगा। 490 में 50 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो आपका हो जाता है 540। तो ये आपका सकल घरेलू उत्पाद निकलेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दो क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह को बताएं। दो क्षेत्र, तो अभी हम जस्ट समझाए थे परिवार क्षेत्र और ये फर्म है। तो ये दो क्षेत्र के बारे में आपको बताना है कि इसमें आय का कैसे होता है। तो परिवार क्षेत्र जो होता है उसके पास संसाधन है, भूमि श्रम पूंजी प्रबंध ये परिवार के पास है। और फर्म क्या करता है, इससे वो चीज़ उधार लेता है। उधार लेगा तो बदले में क्या करेगा, उसको भुगतान करेगा। जैसे श्रम को मजदूरी, पूंजी को ब्याज, साहसी को लाभ, इस रूप में भुगतान करे। तो पैसा इसके पास है, मतलब परिवार पास। फर्म क्या करेगा, संसाधन का उपयोग करके उत्पादन करेगा और फिर वो परिवार को बेचेगा। तो बेचेगा तो उसको खरीदने के लिए वो पैसा किसको देगा, फर्म को, और वही पैसा से फिर इससे साधन खरीदेगा, मतलब भूमि श्रम पूंजी प्रबंध को। तो इस तरह दोनों के बीच आय क्या करता है, घूमते रहता है। इसलिए इसको दो क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था के आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। अब यहाँ लिखा क्या है, जो समझा है वही लिखा हुआ है कि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में केवल दो क्षेत्र फर्म व परिवार होते हैं। परिवार फर्मों को साधन सेवाएं प्रदान करती है। मतलब जो परिवार है वो फर्म को साधन सेवाएं देती है। साधन आपका भूमि श्रम पूंजी प्रबंध हो गया। बदले में फर्म साधन सेवाओं का भुगतान परिवार को करती है। इसी प्रकार फर्म परिवारों को वस्तु और सेवाएं प्रदान करती है तथा परिवार वस्तु और सेवाओं का भुगतान फर्म को करते हैं। परिवार उत्पादन क्षेत्र को भूमि श्रम पूंजी तथा उद्यम प्रदान करते हैं। फर्म परिवारों को मजदूरी लगान ब्याज व लाभ के रूप में भुगतान करती है। इसे निम्न प्रकार से दर्शाया गया। इस चित्र को आप देख सकते हैं, ये फर्म है, ये परिवार है। परिवार पास क्या है, तो संसाधन सेवाएं हैं, भूमि श्रम पूंजी उद्यम है। ये क्या दे दिया इसको, मतलब यहाँ देखिए तीर लगा हुआ, मतलब इससे इसके पास आ गया साधन। अब जब साधन लिया तो इसके बदले इसको पैसा देगा, तो पैसा आ गया किसके पास, तो फर्म से आ गया परिवार के पास। अब यह करेगा, सामान बनाएगा और सामान को बेचेगा इसको। तो वास्तविक उपभोग और वस्तुओं सेवाओं को किसको बेच देगा, परिवार को। तो इसके पास तीर आ गया। और जो वस्तु और सेवा इससे खरीदेगा तो इसके बदले इसको क्या करेगा, भुगतान करेगा, उसका मूल्य देगा। तो इसके पास पैसा आ गया। तो इन दोनों के बीच क्या होता है, आय का चक्रीय प्रवाह चलता रहता है। इसको हम लोग दो क्षेत्रीय
चक्रीय प्रवाह कहते हैं। तो बच्चों, वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी साबित है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।